अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर वाइटामिन्स का लास्ट टॉपिक, जो कि था हमारे पास विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। इससे पहले हमने 4 विटामिन्स किए थे, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B5 और विटामिन B7। उन्हें भी हमने इसी तरह से कंपैरिजन करके याद किया था, ताकि जब पेपर आए तो हम उसको बहुत आसानी से सिंपली एक्सप्लेन कर सकें। उन तीनों विटामिन से ज़्यादा, बल्कि उन चारों विटामिन से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं वो आपके पास हैं विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। सो हमने इनको कंपैरेटिवली लिख लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनको हम किस तरह से पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6 को हम किस किस नाम से याद करते हैं? विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडोक्साइन, या आप इसको पायरिडोक्सामीन भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है, आपने याद करना है। सॉल्युबिलिटी क्या है? आपको पता है कि विटामिन बी और विटामिन सी जितने भी हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं। सो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। कहाँ से हासिल होता है? ये सिंपल इसका सोर्स है। ये आपको वेजिटेबल से भी मिल जाते हैं, फ्रूट से भी मिल जाते हैं, अनाज से भी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अंडों से, मीट से, मिल्क से और लिवर ऑयल, जो कि मछलियों का लिवर होता है उनसे भी, या जानवरों का जो लिवर होता है उससे भी आपको ये हासिल हो सकता है। अब आ जाते हैं कि विटामिन B6 क्या काम करता है। विटामिन B6 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। यानी कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारे खून के अंदर मौजूद जो सुर्ख खुलिये होते हैं, जिनको आप रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको आप हीमोग्लोबिन कहते हैं। सो ब्लड का जो कलर रेड होता है वो ड्यू टू हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जब तक नहीं होगा, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं करती, और लिहाजा हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए विटामिन B6 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो प्रेग्नेंट खवातीन के अंदर जो विटामिन के सप्लीमेंट हैं, बी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली B6 और B9 और B12 जो है वो स्टार्ट करवा दिए जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ आपको अपनी बॉडी के लिए हीमोग्लोबिन बनाना होता है, बल्कि जो फीटस है जो आपकी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है उसकी भी आपने ब्लड बनाना है। सो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम बाहर से ही उनको विटामिन B6, B12 और B9 देना शुरू करते हैं, ताकि बच्चे का जो हीमोग्लोबिन है वो प्रॉपर हो, बच्चे का आरबीसीज प्रॉपर बने। आरबीसीज प्रॉपर बनेंगे तो उसका ब्लड प्रॉपर बनेगा, ब्लड प्रॉपर बनेगा तो वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। सो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि हमें आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए, या एरिथ्रोपोइसिस के लिए, या हीमोग्लोबिन बनाने के लिए विटामिन B6 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकंड फंक्शन जो आपके पास आता है वो है कि रेगुलेट CNS एक्टिविटी। आपका जो विटामिन B6 है, इसको आप डेली रूटीन में विदाउट प्रेगनेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने शायद पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक सिस्टम। ये उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, स्ट्रेस की हालत में होते हैं। इसके कुछ केमिकल्स होते हैं इस सिस्टम के, जिसको आप एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामीन और सेरोटोनिन कहते हैं। ये केमिकल क्या काम करते हैं? ये केमिकल जब रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हम एक्टिव हालत में आ जाते हैं, हमारा ब्रेन एक्टिव हालत में आ जाता है। हमारी बॉडी में इन केमिकल्स को, जो कि मैंने अभी बताए थे, सेरोटोनिन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इन केमिकल्स को बनाने के लिए भी विटामिन B6 चाहिए होता है। अगर विटामिन B6 नहीं होगा तो ये केमिकल हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे। ये केमिकल नहीं बनेंगे तो हमारा ब्रेन एक्टिवेट नहीं होगा। ब्रेन एक्टिवेट नहीं होगा तो हम मेंटली तौर पर रिटार्ड हो जाएंगे, इमोशनली तौर पर भी हम इम्बैलेंस हो जाएंगे, और बॉडी जो है वो डिप्रेशन में जा सकती है। ये केमिकल हमारे ब्रेन को एक्टिव करते हैं। इन केमिकल्स को बनाने के लिए विटामिन B6 की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ विटामिन B6 जो है वो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। जैसे विटामिन B6 जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में अहम किरदार अदा करता है, इसी तरह से विटामिन B6 हमारे वाइट ब्लड सेल्स की ग्रोथ करवाने में भी अहम किरदार अदा करता है। अगर हमारे वाइट ब्लड सेल्स ठीक से ग्रो नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, और वो ख़राब हो जाएंगे तो वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत कौन पैदा करता है, इम्यूनिटी कौन पैदा करते हैं? हमारे वाइट ब्लड सेल्स पैदा करते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स को एनर्जी किसने देनी है? विटामिन B6 ने देनी है। उसके बाद आता है कि हमारी कार्बोहाइड्रेट्स पे, प्रोटीन पे क्या इफेक्ट करते हैं।
जो भी हमारा विटामिन B6 है ये हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। यानी कि ग्लूकोज का मकसद क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकत प्रोवाइड करना। सो हमारी बॉडी में जितनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है विटामिन B6 हमें उतनी ग्लूकोज जो है वो प्रोवाइड करता है। इफ़ेक्ट ऑन फैट एंड प्रोटीन, हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स होती हैं या जो भी फैट्स होती हैं उनको तोड़ने का काम और उनको एक्टिव करने का काम, उनसे बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने का काम कौन करता है, विटामिन B6 करता है। साथ साथ जीन एक्सप्रेशन, हमारी जो न्यूक्लियस के अंदर DNA और RNA होता है जो कि हमारी जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ बनाता है, इनको एनर्जी देने में भी हमारा विटामिन B6 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही वजह है कि जब आप प्रेगनेंसी में विटामिन B6 खाते हैं तो ये आपके DNA और RNA को मजबूत करता है, आपके वाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करता है, आपकी RBCs को मजबूत करता है। लिहाजा बच्चे का भी DNA और RNA मजबूत होता है, उसके वाइट ब्लड सेल्स भी मजबूत होते हैं, उसकी जो RBCs हैं वो भी मजबूत होते हैं, उसकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होती है, उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहता है और उसकी बॉडी में फैट और प्रोटीन्स की भी ब्रेक डाउन जो है वो होती रहती है। इसके साथ साथ अगर हम कॉमन से काम देखें तो ये सारे के सारे विटामिन हमने पीछे पढ़ा है कि ये सारे के सारे एज अ को एंजाइम काम करते हैं, यानी कि किसी भी एंजाइम के साथ मिलकर उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। सारे के सारे एंजाइम बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आखिर में हम मेंशन करते हैं डेफिशिएंसी, कि अगर हमारे पास विटामिन B6 की कमी हो जाए तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, हमारे पास विटामिन B6, 9 और 12 में से किसी की भी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी मिकदार कम हो जाती है। अगर आप विटामिन B6 ना खाएं, B9 ना खाएं या B12 ना खाएं तो सबसे हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। बट आपने ये भी पढ़ा होगा अपनी फिजियोलॉजी में, ब्लड वाले चैप्टर में, कि एनीमिया की 5 से 7 टाइप्स होती हैं। तो कुछ एनीमियाज ऐसे होते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स का साइज़ बड़ा हो जाता है, वो भी अबनॉर्मलिटी है। कुछ एनीमिया ऐसे होते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स का साइज़ छोटा हो जाता है, वो भी अबनॉर्मलिटी है। कुछ एनीमिया ऐसे होते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिफरेंट शेप के बन जाते हैं, यानी कि कोई चांद की शक्ल का बन जाता है, कोई बारीक हो जाता है, तो ये भी अबनॉर्मलिटी है। तो मुख्तलिफ रीजंस की वजह से मुख्तलिफ किस्म के एनीमिया जो है वो बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। अगर विटामिन B6 आप नहीं खाएंगे तो आपको कौन सा एनीमिया होगा? दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। और ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर विटामिन B6 नहीं खाएंगे तो आपको माइक्रोसिस्टिक एनीमिया हो जाएगा। उसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो RBCs बनेंगे ज़रूर, लेकिन अपने उनका जो साइज़ है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा। और जब उनका साइज़ नॉर्मल से कम हो जाएगा तो डेफिनेटली वो एबनॉर्मल है, और वो एबनॉर्मल है तो हमारी बॉडी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते, तो पेशेंट जो है वो एनीमिया में चला जाएगा। इसलिए विटामिन B6 का खाना ज़रूरी है। उसके बाद आप आ जाते हैं विटामिन B9 के ऊपर। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला विटामिन इज़ विटामिन B9 और विटामिन B12। विटामिन B9 का नाम शायद आपने सुना भी हो, इसको आप फोलिक एसिड भी कहते हैं। जब आप इसको टैबलेट की शक्ल में खाते हैं तो ये आपके पास फोलिक एसिड होता है और ये बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर, और टेट्राहाइड्रोफोलेट एक्टिव शक्ल है विटामिन B9 की। वो आपसे MCQs में अक्सर पूछ लेते हैं कि विटामिन B9 की एक्टिव फॉर्म क्या है, फोलिक एसिड, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड या टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड या टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो आपने याद रखना है कि इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो है टेट्राहाइड्रोफोलेट। उसके बाद अगर हम सॉल्युबिलिटी देखें तो वो सेम वाटर सॉल्युबल है जैसे B6 था। सोर्सेज देखें तो सेम सोर्सेज हैं कि प्लांट और एनिमल सोर्स से आपको ये हासिल होता है। देन हम अगर इसके फंक्शंस देखें तो इसके 8 फंक्शंस वही के वही हैं जो कि अपने आपने विटामिन B6 में पढ़े थे। कौन कौन से हैं? हीमोग्लोबिन का बनना, CNS को एक्टिवेट करना, इम्यूनिटी पैदा करना, कार्बोहाइड्रेट्स पे इफेक्ट करना, प्रोटीन्स पे इफेक्ट करना, फैट पे इफेक्ट करना, जीन एक्सप्रेशन एज अ कोएंजाइम एंड एज अ ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, बट इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे B6 का मैंने कहा था इंपॉर्टेंट रोल ये है, B9 का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है
कि विटामिन B9 इफेक्ट ऑन फीटस एंड द न्यूबॉर्न। फीटस वो होता है जो कि मदर की बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा होता है, 9 मंथ से कम का होता है या 9 मंथ का होता है, उसको आप फीटस कहते हैं। और जब वो डिलीवर हो जाता है तो आफ्टर डिलीवरी उसको हम न्यूबॉर्न कहते हैं। सो विटामिन B9 जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, फीटस हो चाहे न्यूबॉर्न हो, दोनों केसेस में मदर को चाहिए कि वो विटामिन B9 का इस्तेमाल शुरू कर दे। लिहाजा यही वजह है कि जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है ख़वातीन विटामिन B9 सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देती हैं। B9 और B12 इट इज़ इम्पॉर्टेंट वाइटामिन फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ फीटस एंड द न्यूबॉर्न। इट प्रिवेंट द बर्थ डिफेक्ट इन बोथ फीटस एंड न्यूबॉर्न। लिहाजा अगर आप ठीक से वाइटामिन इस्तेमाल करते हैं तो जो बच्चे हैं उनमें किसी किस्म का कोई बर्थ डिफेक्ट नहीं होता, यानी कि कोई ऑर्गन प्रॉपर नहीं बना, कोई फीचर ठीक से नहीं डेवलप हुआ या बॉडी में किसी चीज़ की कमी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप विटामिन B9 को ठीक से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बच्चे के अंदर कमज़ोरी आ सकती है, वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो सकती है, उसका खून कम हो सकता है, वो एनीमिया हो सकता है, उसको थैलेसीमिया हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम क्या करें, क्या हो जाएगा। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से भी आपको एनीमिया होता है, बट दैट इज कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लफ्ज मेगा का मतलब होता है बड़ा, तो ऐसा एनीमिया जिसमें RBCs का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाए उसको आप क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और ये किसकी कमी से होता है, B9 की कमी से होता है। जबकि B6 की कमी से कौन सा एनीमिया हो रहा था, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। इसमें RBCs का साइज क्या था, स्मॉल हो रहा था। तो दोनों में नॉर्मल से तो चीज़ें चेंज हो गई हैं ना, तो जब चीज़ें नॉर्मल से चेंज हो जाती हैं तो वो एबनॉर्मेलिटी पैदा करती हैं। और लास्ट हमारे पास जो विटामिन आता है दिस इज कॉल्ड विटामिन B12। इसका जो सिनोनिम है इसको आप कोबैलामीन कहते हैं। जब हम इसको खाते हैं तो मेडिसिन की शक्ल में ये हमें सयानो कोबैलामीन की शक्ल में मिलता है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल कोबैलामीन के अंदर, बॉडी के अंदर जाके, और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी कोबैलामीन के अंदर, और तब जाके ये हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि विटामिन B12, जैसे हमने विटामिन D पढ़ा था कि जब हम विटामिन D लेते हैं तो विटामिन D हमारी बॉडी में डायरेक्टली ऐसे काम नहीं करता, बल्कि वो विटामिन D हमारी बॉडी के अंदर जाता है और लीवर और किडनी से होके फिर वो क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में आता है। सेम काम आपके पास विटामिन B12 का है। विटामिन B12 भी जब आप खाते हैं तो वो इनएक्टिव होता है, फिर वो आपके मैदे से और लीवर से और मुख्तलिफ जगहों से गुजरता है, फिर जाके वो एक्टिव फॉर्म में आता है। और एक्टिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कोबैलामीन। B9 की एक्टिव फॉर्म को क्या कहते हैं, टेट्रा हाइड्रोफोलेट। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें आपसे MCQs के हवाले से या आपसे वाइवा के हवाले से पूछी जाती हैं। सॉल्युबिलिटी सेम है, वाटर सॉल्युबल है, सोर्सेज सेम है, एनिमल और प्लांट सोर्स है। फंक्शंस क्या है, विटामिन B12 के वही फंक्शंस हैं नो के नो जो कि आपने विटामिन B9 के फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, और विटामिन B9 के फंक्शन भी वही थे जो विटामिन B6 के फंक्शन थे। सो अगर मैं सिंपली कहूँ तो विटामिन B12 के फंक्शन B6 और B9 वाले हैं। B9 में एक फंक्शन एक्स्ट्रा था, ये फंक्शन विटामिन B12 का भी होता है, यानी कि विटामिन B9 और B12 दोनों क्या काम करते हैं, ये फीटस की और न्यू बॉर्न के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यही वजह है कि प्रेगनेंसी में इन दोनों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जबकि B6 का इस्तेमाल किसी हद तक इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि इन दोनों का इस्तेमाल आपके लिए ज़रूरी है। आम रूटीन में आप खा सकते हैं, बट प्रेगनेंसी में इस बच्चों के लिए, फीटस के लिए हमें ये दोनों चाहिए होते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि इंट्रिंसिक फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और ये MCQ बहुत दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है कि विटामिन B12 बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है। अगर विटामिन B12 आप खाएंगे तो विटामिन B12 डायरेक्ट जाके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसका पूरा एक मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगी, और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है। अभी फिलहाल आपने ये लाइन जहन में रखनी है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। उसके बाद आ जाए कि अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो फिर बॉडी में क्या हो जाएगा, उससे भी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एनीमिया होता है। उस एनीमिया का नाम है परनिक्शियस एनीमिया। ठीक है, परनिक्शियस एनीमिया में क्या होता है कि हमारे पास जो RBCs बनते हैं ना वो एबनॉर्मल बनते हैं।
एबनॉर्मल क्यों बनते हैं? क्योंकि आपने शायद आरबीसीज में पढ़ा होगा कि आरबीसीज को बनाने के लिए आपको विटामिन B9 चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, विटामिन C चाहिए और साथ साथ आपको इंट्रिंसिक फैक्टर भी चाहिए होता है। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर मौजूद होंगी तो आपके रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। बट अगर आपकी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाए तो क्या होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाएगी तो आपने अगर विटामिन B12 भी खाया होगा वो भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, लिहाजा आपकी बॉडी में विटामिन B12 की भी कमी हो गई है। और विटामिन B12 की भी कमी हो जाएगी तो जो आपको एनीमिया होगा उसको आप कहेंगे पर्निशियस एनीमिया। तो इसकी मेजर रीज़न ये है कि आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं है जिसने विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाना था। अब हो ये रहा है कि आप बाहर से विटामिन B12 तो खा रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा और वो ऐसा आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या भला है? इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली अगर आप ये देखें तो मैंने एक स्टमक की एक शेप बनाई है। हमारा जो मैदा है ना, इसमें जो वॉल है, मैदे की जो दीवारें हैं, यहाँ पे सेल्स होते हैं, इनको आप कहते हैं चीफ सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, ये सेल्स क्या करते हैं? ये सेल्स हमारे लिए एक फैक्टर बनाते हैं, उस फैक्टर का नाम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, ये केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मैदा भी ठीक होना चाहिए अगर हमें आरबीसीज बनाने हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका मैदा ख़राब होगा, उसकी लाइनिंग ख़राब होगी, दीवार ख़राब होगी, तो वहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाएगा, प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसकी कमी हो जाएगी। इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाएगी तो आप जो विटामिन B12 खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, और विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो विटामिन B12 आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो विटामिन B12 नहीं होगा तो आरबीसीज नहीं बनेंगे, आरबीसीज नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें एनीमिया हो जाएगा। तो आपने इस तरह से चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। अब हम एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं कि विटामिन B12 बॉडी में कहाँ कहाँ से गुजर के एब्जॉर्ब होता है। ये बड़े लंबे प्रोसेस से जाता है। ऑन एंट्री इनटू द स्टोमिक, जब आप विटामिन B12 को खाते हैं सप्लीमेंट की शक्ल में, तो सबसे पहले आपके मैदे में जाता है। वहाँ पे ये आपके मैदे के अंदर प्रोटीन्स के साथ बाइंड होता है। मैदे के अंदर कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? मैदे के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। जो भी आपकी फूड के अंदर प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, वो सारी की सारी मैदे के अंदर मौजूद होती हैं। फ्रॉम प्रोटीन इट इज़ रिलीज्ड बाय द गैस्ट्रिक HCl एंड द पेंक्रियाटिक प्रोटीज। जैसे ही आपने खाया था विटामिन B12, इसने आपके मैदे की प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो गया। फिर मैदे के अंदर HCl भी होता है और मैदे के अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जिनको आप प्रोटीएजेस कहते हैं, जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये जाके आपकी प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, फौरन HCl रिलीज होता है और प्रोटीएज एंजाइम रिलीज होता है और इसकी बाइंडिंग को रोक देता है। किसके साथ? प्रोटीन के साथ। तो इसको प्रोटीन से क्या करवा लेता है? अलग करवा लेता है। अब क्या होगा कि पहले विटामिन B12 आया, उसको जैसे ही वो मैदे में गया, मैदे की प्रोटीन्स ने उसको पकड़ लिया। उसको बचाने के लिए HCl आया और कौन आया हमारे पास? प्रोटीएज एंजाइम आए। उन्होंने जाके इन दोनों को आपस में छुड़ाया, लिहाजा आपके विटामिन B12 को अलग कर दिया और प्रोटीन को अलग कर दिया। फिर ये जो विटामिन B12 होता है, ये हमारे मैदे से एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको आप इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। फिर ये विटामिन B12 इस इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जाके बाइंड हो जाता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर वो कहते हैं कि ज़्यादातर रिलीज होता है हमारे मैदे की दीवारों में से। ठीक है, मैंने जिसको आप क्या कहते हैं? म्यूकोजा या स्पेशली फंडस। फंडस कौन सा होता है? ये जो मैदे का सबसे बड़ा उभार होता है, इसको आप कहते हैं फंडस। यहाँ से भी आपका विटामिन, ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है। इसके अलावा ये जो सारी दीवार है मैदे की, यहाँ से भी रिलीज होता है, बट ज़्यादा मिकदार में यहाँ से रिलीज होता है। सो पहले प्रोटीन से बाइंड करेगा, प्रोटीन से बाइंड करेगा तो HCl आएगा, उसको छुड़वाएगा। जब HCl ने उसको अलग किया तो उसको किसने पकड़ लिया? उसको इंट्रिंसिक फैक्टर ने पकड़ लिया। अब वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखता है, लिहाजा वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अच्छे से बाइंड हो जाता है। फिर इंट्रिंसिक फैक्टर इसको कहाँ लेके जाता है? इसको छोटी आंत में लेके जाता है और फाइनली इसको ब्लड के अंदर ले जाता है। तो इस तरह से विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। अगर मैं इसको रिवाइज करूँ तो पहले कहाँ गया था हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर? सबसे पहले हमारे मैदे में गया था, वहाँ पे प्रोटीन उसके साथ जुड़ गई। प्रोटीन से उसको छुड़ाने के लिए HCl आया और प्रोटीएज एंजाइम आया, लिहाजा प्रोटीन को उससे अलग कर दिया।
जब वो बच गया वहाँ से तो इंट्रिंसिक फैक्टर उसका दोस्त था, इंट्रिंसिक फैक्टर उसके साथ आके मिल गया। अब क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर उसका दोस्त है विटामिन B12 का, तो पहले वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाएगा और फिर वहाँ से वो उसको ब्लड के अंदर डाल देगा। ब्लड के अंदर विटामिन B12 पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए से, पोर्टल सर्कुलेशन होती है वो सर्कुलेशन जो कि आपकी लीवर को होती है, ठीक है, वो ब्लड जो कि लीवर तक जाता है। तो अब उसके बाद वो आपका विटामिन B12 लीवर वाला, जहाँ से जिस नाली से लीवर का खून जा रहा है, लीवर की तरफ खून जा रहा है, उस नाली के अंदर इस विटामिन B12 को डाल देगा और लिहाजा आपका विटामिन B12 अच्छे से आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।